हेलो एवरीवन। ये वीडियो एविडेंस लॉ सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि एविडेंस क्या होता है। इसमें हम लोग 12 टाइप्स ऑफ एविडेंस पढ़े थे। साथ में हम लोग पढ़े थे कि फैक्ट क्या होता है, और इसमें भी फिजिकल और मेंटल फैक्ट पढ़े थे। जिनको बहुत अच्छे से समझना है टाइप्स ऑफ एविडेंस को, वो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एविडेंस का प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ के साथ क्या रिलेशन है। और इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले शॉर्ट में समझेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ होता क्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन फर्स्ट यानी प्रिलिमिनरी सेक्शन पे, और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन और कमेंसमेंट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लॉ क्या होता है। ये सबको पता है कि लॉ क्या होता है। लॉ इज द कलेक्शन ऑफ गाइडलाइंस, द कलेक्शन ऑफ रूल्स जो गवर्नमेंट हमारे लिए क्रिएट करती है। और हम सिटीजन्स का काम क्या होता है, हम इन लॉज को, इन रूल्स को या फिर इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और ये लॉ क्या करती हैं, ये लॉ हमें हार्मफुल एक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, डिसिप्लिन को प्रमोट करती हैं, ताकि एक सोसाइटी एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बन सके। इसलिए ये लॉ हेल्प करती है उस चीज में। ये सबको पता है कि लॉ क्या होता है। अब इसके आगे चलते हैं। इन लॉ को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले वो जो हमारी राइट्स को बताते हैं, हमारी ड्यूटीज को बताते हैं, जो ऑफेंस को डिफाइन करते हैं, और उस ऑफेंस को करने पे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या क्या नतीजे या क्या परिणाम होगा उसको बताते हैं, उसके पनिशमेंट को भी बताते हैं। और दूसरी वो जो इन्हीं लॉज को फॉलो करने का प्रोसीजर बताते हैं, जिसमें सीआरपीसी जो अभी बीएनएसएस हो गया है ये आता है, सीपीसी आता है, एविडेंस लॉ वगैरह आता है, और इसी को प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। एक बात को ध्यान रखना कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों एक कैटेगरी है जिसमें सारे लॉज को डिवाइड किया गया है। यानी कुछ लॉज सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं और कुछ लॉ प्रोसीजरल लॉ के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अपना जो सीआरपीसी जो अभी बीएनएसएस हो गया है और सीपीसी एविडेंस लॉ, ये सब प्रोसीजरल लॉ में आते हैं, और बाकी जो बीएनएस है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह है, ये सभी सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गया, जो एविडेंस होता है ये एविडेंस भी एक तरह का प्रोसीजरल लॉ होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरा फोन कोई बिना बताए उठा ले गया, तो सब्सटेंटिव लॉ बताएगा कि ये एक ऑफेंस है, यानी ये गैर कानूनी है, और ये ऑफेंस करने का सजा भी बताएगा कि हमें ये पनिशमेंट होता है इस चीज का। ये बीएनएस बताता है ना, ये सब्सटेंटिव लॉ में आ गया, और इसी लॉ को फॉलो करने का प्रोसीजर, यानी बात यहां तक तो पहुंच गई कि ये एक ऑफेंस है, इसका पनिशमेंट होगा, लेकिन सजा तक पहुंचने में क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, कैसे लॉ सूट फाइल करनी है, कैसे एविडेंस को प्रोड्यूस करना है, ये सारा प्रोसीजर कौन बताता है, बीएनएसएस बताता है। और बीएनएसएस किस में आता है, प्रोसीजरल लॉ में आता है। यानी प्रोसीजरल लॉ एक कैटेगरी है जिसमें वो सारे लॉज आते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ फॉलो करने का प्रोसीजर बताते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिनको सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ और अच्छे समझना है, हम तो एविडेंस का वीडियो बना रहे हैं ना, जिनको सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ होता क्या है। देखो, जो लॉज राइट ड्यूटीज को और पेनाल्टी को बताते हैं सब्सटेंटिव लॉ में वो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं। जो प्रोसेस और प्रोसीजर बताते हैं इन्हीं लॉ सब्सटेंटिव लॉ को फॉलो करने का, वो प्रोसीजरल लॉ में आते हैं। सब्सटेंटिव लॉ बताते हैं क्या लीगल है, क्या इलीगल है, और कैसे इन्फोर्स करना है इसको, ये प्रोसीजरल लॉ बताता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में इस टेबल को बनाया है, इसको आप बहुत लंबे चौड़े आंसर में इसको बना के लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एविडेंस का सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो, सब्सटेंटिव लॉ ये बताता है कि किसी केस में कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है, यानी सब्सटेंटिव लॉ रिलेवेंट फैक्ट को बताता है, और इसी फैक्ट को प्रूफ कौन करता है, एविडेंस प्रूफ करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस है कि ए ने बी की हत्या कर दी, तो इसमें कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है। पहला तो ये कि ए ने बी की हत्या की है, और दूसरा ये कि ए का इंटेंशन था बी की हत्या करने का। ये कौन बताएगा, सब्सटेंटिव लॉ बताएगा। ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि
ए ने सेल्फ डिफेंस में बी की हत्या की है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या कौन बताता है? सब्सटेंटिव लॉ बताता है। और इसको प्रूफ कौन करता है? इसको प्रूफ करने के लिए आएगा एविडेंस। तो बस इतना ही रिलेशन है सब्सटेंटिव लॉ और एविडेंस लॉ में, कि एक जो होता है वो रिलेवेंट फैक्ट को बताता है किसी केस में, और एविडेंस उसको प्रूफ करता है। अब देखते हैं प्रोसीजरल लॉ के साथ एविडेंस में क्या रिलेशन है। देखो अब कहानी यहां तक तो पहुंच गई है कि ए ने बी की हत्या की है और उसका इंटेंशन था हत्या करने की। अब कहानी आगे बढ़ाने के लिए आएगा प्रोसीजरल लॉ। ये बताएगा कि एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, एविडेंस को कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करना है, या फिर एविडेंस को कैसे इवेल्युएट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एविडेंस कोई एक पर्सन है यानी ओरल स्टेटमेंट है, उस पर्सन से कैसे क्वेश्चन करना है, उसकी टेस्टिमनी यानी आई विटनेस की जो स्टेटमेंट है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उससे कैसे क्वेश्चन करना है, ये कौन बताता है? ये प्रोसीजरल लॉ बताता है, ये एविडेंस लॉ बताता है। तो बस यही इनमें रिश्ता है एविडेंस लॉ और प्रोसीजरल लॉ में, कि प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर बताता है और एविडेंस लॉ ये देखता है कि ये जो प्रोसीजर है वो फेयर एंड जस्ट है कि नहीं। इसके सिवा और कोई रिलेशन नहीं है प्रोसीजरल लॉ एविडेंस लॉ की। अब चलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 1 यानी प्रिलिमिनरी सेक्शन पे। तो देखो सेक्शन 1 का क्लॉज 1 कहता है कि इस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इसका मतलब समझना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 होगा। तो क्या इसको इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 कह सकते हैं? तो आंसर है कि इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो नाम को हर भाषा में सेम ही रखा जाता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक नाम है इस एक्ट का, और यह हर भाषा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही पढ़ा जाएगा। अब दूसरा क्लॉज ये कहता है कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये कहां कहां अप्लाई होगा। तो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। तो इन तो समझ में आ रहा है कि हर कोर्ट के अंदर इसको अप्लाई किया जाएगा, लेकिन बिफोर क्या होता है? देखो कोर्ट के सिवा भी और जितने कोर्ट्स होते हैं, यानी जो कोर्ट के अल्टरनेटिव होते हैं, जो एडीआर में जितने कोर्ट आते हैं, लोक अदालत का नाम सुना होगा ना, तो इन सभी कोर्ट में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होगा। बस इस बिफोर का यही मतलब है। देखो यहां पर आ भी गया इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है? आर्मी के जितने भी कोर्टे होते हैं उनको कोर्ट मार्शल कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, बट नॉट टू एफिडेविट, यानी एफिडेविट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट किसी पर्सन का रिटन स्टेटमेंट होता है, रिटन सॉर्न होता है, ठीक। तो ये जो एविडेंस एक्ट है ये एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होगा। यानी कोई पर्सन एक डॉक्यूमेंट में लिख कर लेके आता है कि ये क्राइम हमने नहीं किया है, तो सिर्फ एफिडेविट पे लिख देने से ये नहीं मान लिया जाएगा कि ये एविडेंस है और इसने क्राइम नहीं किया है। तो एफिडेविट को एज अ एविडेंस नहीं माना जाएगा। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद से देखो, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? मान लो कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। तो ए और बी दोनों आपस में राय करेंगे कि हम चलते हैं थर्ड पर्सन यानी सी के पास, और ये जो सी है ये हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये थर्ड पर्सन जो होता है जिसके पास ए और बी आपसी सहमति से गए होते हैं चूज करके, इसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। तो ये आर्बिट्रेटर के भी केस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। और फिर आते हैं थर्ड क्लॉज पे। ये क्या कहता है? थर्ड क्लॉज ये कहता है कि ये जो एक्ट है वो 1 जुलाई 2024 से अप्लाई होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बस यही है प्रिलिमिनरी सेक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। हम लोग डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।